So guys, in today's session we are going to look after balancing of chemical reaction and balanced chemical reaction जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मोल कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशन है वो पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं. सो टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल reaction and its relation with mole concept. किसके साथ? मोल कॉन्सेप्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है. तो अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है क्या? अभी हर्ड अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये जो बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन का, बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंडेंट है. बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन क्या? किसके ऊपर? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हैव यू हर्ड अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बता देता हूं. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने लॉज है, 3 to 4 लॉज आर देयर विच आर रिलेटेड टू केमिकल कॉम्बिनेशन. तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के जितने लॉज है उनमें से एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो पता है सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? एवरीवन नोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? यस सर. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता हो तो ही हम लोग आगे जा सकते हैं. तो किसी को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? यस सर. तो स्टेटमेंट जो है ना इसका लॉ का वो मैं बता देता हूं, फिर लॉ को इलेबोरेट करता हूं और फिर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वो देखते हैं. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होना जरूरी है. अगर ये पता हो, इसका मीनिंग पता हो, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मीनिंग के बेसिस पे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के स्टेटमेंट के बेसिस पे किसको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. समझ में आ गया? तो हम लोगों को देखना क्या जरूरी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों को स्टडी करना जरूरी है. वैसे तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करना ये तो सेपरेट ही टॉपिक है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जरूरी है ना हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग यहीं पे देख लेते हैं. तो बता दूं स्टेटमेंट बता दूं सबको गाइस? स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग the course of reaction mass is neither created nor destroyed. मास क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ टोटल सिस्टम मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं और जो सब्सटेंस बन रहे हैं, दोनों का बनने वाले एंड जो रिएक्ट हो रहे हैं उनका सबका मिलके मास क्या होगा? टोटल मास ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड. अब ये कंजर्व्ड मतलब क्या? उतना ही रहेगा. दैट इज इन शॉर्ट लॉ का मीनिंग अब मैं आप लोगों को बता देता हूं मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में. दैट इज टोटल mass of all the reactants before reaction
is equal to total mass of all the products after reaction. समझ में आ गया? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग. सबको समझ में आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको समझ में आ गया? गाइस, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Who has left? अब कौन चला गया? किसका? ठीक है, जाने दो, आएगा वापस. सर, बोलो. इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या अभी? फिर ले लो ना स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. हो गया सबका हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. गाइस, have you got the screenshot? यस सर. तो अब इसके लिए एग्जांपल दूं क्या? समझ में आ गया? जितना मास ऑल द रिएक्टेंट का बिफोर रिएक्शन होगा टोटल मास, उतने ही मास का अगर सभी रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट हो गए तो उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा. सपोज टोटल मास रिएक्टेंट का रिएक्ट होने से पहले x ग्राम है, रिएक्शन के बाद उनसे प्रोडक्ट बना, तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका टोटल मास भी x ग्राम ही होगा. आर यू गेटिंग मी? यस और नो? समझ में आ गया? लॉ ऑफ Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया? Yes, sir. सबको समझ में आया? रब कर दूं ये पार्ट गाइस? शैल आई रब दिस? यस सर. Yes, जरा sir. ध्यान दो. इसका एग्जांपल देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए. एक एग्जांपल तो यहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा. यहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा. एक एग्जांपल दे दूं? एग्जांपल फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको क्या मैं एग्जांपल देता हूं. कभी सुना है कंबशन ऑफ कार्बन और कोल? सुना है क्या कंबशन के बारे में? कार्बन के कंबशन के बारे में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया कार्बन को. कंबशन ऑफ कार्बन और कोल, दैट इज हीटिंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. इन प्रेजेंस ऑफ एयर सुना है क्या? कभी कभी सुना है क्या? हाँ सर. कार्बन का सिंबल सी सॉलिड फॉर्म में होता है. किसके साथ कंबाइन होगा? O2 गैस के साथ. हीटिंग करना पड़ेगा थोड़ा, तो थोड़ा सा हीटिंग करना पड़ेगा, बाद में ज्यादा ही एनर्जी लिबरेट होगी. जितनी दी थी उससे ज्यादा हीट लिबरेट होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है. वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ थिंग कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक. जस्ट रिएक्शन देखो. कार्बन का सिंबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिंबल. तो जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है कार्बन का तो क्या बनता है? CO2 गैस ही बनता है ना? यस और नो? यस और नो? जो भी लिखा मैंने करेक्ट लिखा गाइस? व्हाटएवर आई हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट? Yes, यस sir. सर. Yes, sir. यस सर. कार्बन का कोएफिशिएंट बताओ मुझे. कोएफिशिएंट यानी कि कार्बन की सिंबल के पहले कोई डिजिट है क्या? कार्बन की sir. सिंबल के पहले कोई डिजिट है क्या? No, sir.
तो इसका मतलब कार्बन का कोएफिशिएंट कितना है? 1. इसका मतलब 1 मोल ही प्रेजेंट है, बराबर। जितना कोएफिशिएंट उतना मोल ले लो। तो व्हाट आई विल राइट, 1 मोल ऑफ कार्बन आई एम हैविंग, बराबर। उसका रिएक्शन O2 के कितने मोल्स के साथ किया? O2 तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो O2 माने के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये 2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन है, तो 2 कोएफिशिएंट नहीं है। 2 इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 के इस सिंबल के पहले कोई डिजिट है क्या? कोई है क्या यहाँ पे डिजिट? No, sir. तो मतलब O2 का भी क्या है? 1 मोल। लेकिन 1 मोल कार्बन का था, यानी कि कार्बन एटम्स का 1 मोल था। O2 क्या है, मॉलिक्यूल या एटम? O2 क्या है, मॉलिक्यूल या एटम? Molecule. तो 1 मोल किसका है? O2 मॉलिक्यूल का। बन क्या रहा है? CO2 का जो बन रहा है CO2, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कहीं CO2 के पहले कोई डिजिट है क्या? नहीं है, मतलब क्या बन रहा है? इसका भी क्या बन रहा है? 1 मोल। CO2 क्या है, एटम या मॉलिक्यूल? Molecule. हाँ, तो 1 मोल ऑफ क्या, CO2 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये तो कितने मोल किसके, कितने मोल किसके, दूसरे के कितने मोल के साथ रिएक्ट होके प्रोडक्ट के कितने मोल बने, ये मोल का रिलेशन है, बराबर। कार्बन के 1 मोल का O2 मॉलिक्यूल के 1 मोल के साथ एंड बनने वाले CO2 मॉलिक्यूल के 1 मोल के साथ रिलेशन है। तो ये मोल का रिलेशन है। मोल को ही आप लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हो ना। कैसे? किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल आपके पास हो, किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल आपके पास हो, तो उसका मास कितना होता है? उसके एटॉमिक मास इतना, बराबर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा? कितना आएगा? कार्बन के 1 मोल का मास कितना आएगा? कार्बन के एटॉमिक मास इतना, बराबर। ये Gram. अरे करेक्ट है कि नहीं रिलेशन? Yes, अगर sir. किसी एलिमेंट के एटम का 1 मोल हो, किसी एलिमेंट के एटम का 1 मोल हो, तो उसका मास कितना होता है? उसके एटॉमिक मास इतना। सिमिलरली अगर किसी किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल हो, तो उसका मास कितना आएगा? अब एटम का 1 मोल था, एटॉमिक मास ले लिया। मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तो क्या लेना पड़ेगा गाइस? एटम का 1 Molecular मोल था तो mass. एटॉमिक मास ले लिया। मॉलिक्यूल का 1 मोल हो तो क्या लेना पड़ेगा? एटॉमिक Molecular. मास या मोलर ग्राम। मास? अरे कुछ आ रहा है समझ में? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। So molecular mass. तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 32. मोलार मास ऑफ O2 इतना, बराबर। 1 टाइम क्यों लिया? 1 मोल है। अगर 2 मोल होते तो मैं 2 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ले लेता। 3 मोल होते तो मैं 3 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ले लेता। समझ में आया? जितने मोल्स उतने टाइम मोलार मास, या जितने मोल एटम के उतने टाइम एटॉमिक मास ले लो। बना क्या है? 1 मोल ऑफ CO2, तो उसका मास कितना आएगा? 1 टाइम क्या, बोलो फटाफट। 1 टाइम क्या? मोलार मास ऑफ CO2 इतना, बराबर। तो जिसका जितना मोल उसका एटॉमिक मास या मोलार मास उतने टाइम ले लिया। 1 मोल कार्बन के एटम का था, तो कार्बन के एटम का मास कितना, कार्बन के 1 मोल का मास कितना आएगा? उसके एटॉमिक मास इन ग्राम इतना। O2 मॉलिक्यूल का 1 मोल था, अगर किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल है तो उसका मास आएगा उसके मोलार मास इतना इन ग्राम। तो 1 मोल ऑफ O2 था तो उसका मास आएगा 1 टाइम मोलार मास ऑफ O2 इतना। 1 मोल CO2 का बना है तो CO2 का मास कितना आएगा? 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना आएगा? उसके मोलार मास इतना। समझ में आया सबको? ये हम लोगों ने देखा है, जिसका 1 मोल उसका मास या तो उसके एटॉमिक मास इतना या मोलार मास इतना आता है। एटॉमिक मास कब लेना है? अगर 1 मोल किसी एलिमेंट के एटम का हो तो एटॉमिक मास 1 टाइम लेना है इन ग्राम। अगर 1 मोल किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का हो तो 1 टाइम मोलार मास लेना है उस मॉलिक्यूल का। समझ में आ गया? तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12। जितना
किसी भी एलिमेंट के एटम का जितना एटॉमिक मास नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जितना एटॉमिक मास नंबर होता है, उतना ही उसका 1 मोल का मास होता है ग्राम में, यानी कि एटॉमिक वेट होता है ग्राम में। तो 12 एटॉमिक मास नंबर है किसका, कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा ग्राम में, 12 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन रिएक्ट हो रहा है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग, प्लस 1 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास नंबर है 16। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास नंबर है 16, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट भी 16 ग्राम होगा। जितना एटॉमिक मास नंबर उतना एटॉमिक मास इन ग्राम। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो एक एटम का एटॉमिक मास 16 ग्राम है, दो एटम का कितना हो गया 32। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 मोल ऑफ O2 मतलब 32 ग्राम ऑफ O2 गिव्स क्या, CO2। CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यानी कि 12 प्लस क्या 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया, फटाफट बोलो। 44. सबको आ गया, 44. कितना हो गया 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के बाद 44 ग्राम CO2 बना है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है मास का, देखो जो रिएक्ट हो रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, उनका सम कितना हो रहा है, उनके मासेस का सम कितना हो रहा है, देखो जरा। 44. तो 44 ग्राम ऑफ टोटल रिएक्टेंट एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब 44 ग्राम ऑफ क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट एंड 44 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का मास, जितने रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं उन सबका मिलके मास एंड जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका मास इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं, इज इट इक्वल और नॉट, मास Yes, इक्वल है कि sir. नहीं। Equal है sir. इसका मतलब क्या, दैट इज टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हुआ कि नहीं हुआ गाइस, शामवी कुछ तो बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, समर, सार्थक, श्रेयस, शिवतेज, स्वस्तिक, स्वराज। Yes, sir. अरे Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है कि नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन एंड टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन इक्वल आना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए, यानी कि मास कंजर्व होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए, वो इस रिएक्शन के थ्रू प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हुआ सर. अरे प्रूव झालं की नाही, मास ऑफ रिएक्टंट आणि मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आलंय की नाही, मग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तेच सांगतोय की नाही की मास ऑफ ऑल द रिएक्टंट्स बिफोर रिएक्शन कोणाशी इक्वल असायला पाहिजे, मास ऑफ टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होण्याच्या अगोदर जेवढं रिएक्टंटचं मास घेतलंय तेवढंच मास बनणाऱ्या प्रोडक्टचा असायला पाहिजे, येस और नो, हैव यू गॉट दिस, सबको समझ में आया ये। Yes, sir. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका स्टेटमेंट, उसका एग्जाम्पल, उसके लिए ये CO2 के कंबशन के रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडिटी के लिए प्रूफ दिया, ये प्रूफ सब समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, सबको समझ में आया नहीं आया, Yes, कर लो sir. स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट, चलो हो गया, हो गया. सबका हो गया। आदित्य समझते का, आदित्य, आदित्य बोथ आदित्य, आर यू Yes, गेटिंग sir. इट गाइस, समझ में आ रहा है कुछ, तनय समझ में आया, तनय, करण कुछ समझ में आया, करण, हाँ सर. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट करो फिर फटाफट,
हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। मैं चला जाता हूं, अब कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी पे बेस है, ऐसे ही ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रूफ। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया हो तो मैं स्टार्ट करूं क्या? शैल आई स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? कर दूं स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. ये रब कर देता हूं, अब ये रब कर देता हूं। जरा एकदम सीरियसली ध्यान दो। तो ये हो सकता है, और अगर ये सब चीजें हो गई, आपको 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। किसके किसके 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको? मोल कंसेप्ट के बेसिस पे जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइस? पूरे साल में हम लोग एटलीस्ट कितनी टेस्ट लेंगे गाइस? पूरी साल में हम लोग कितनी टेस्ट लेंगे एटलीस्ट? गाइस कितनी टेस्ट लेने वाले हम लोग पूरे साल में? 45 सर। 45 टेस्ट। इतनी टेस्ट अगर आप लोगों की हो गई तो आप लोग क्या कर सकोगे? आप लोग 11th का एटलीस्ट 50% 12th होने के बाद भी याद रख सकोगे। हम लोग क्यों एमसीक्यू किसके? हर एक लेसन के, उस लेसन के बाद ही तुरंत डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई वी आर स्टडिंग कंटिन्यूअसली सीईटी एंड नीट एंड जेई? अपने कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग नीट, सीईटी, जेई की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमसीक्यू तो वही टॉपिक वापस रिवाइज हो जाता है, तो 12th में जब आप जाओगे जनवरी में वगैरह, तो 12th के वक्त तो आप सिर्फ 12th की पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ आपका 11th होने की वजह से 12th के बाद जनवरी टू दिसंबर में जो आप लोग क्या करोगे, 12th का पढ़ाई करोगे, उस दौरान कुछ ना कुछ तो 11th का आपके जहन में या याद में रहेगा। तो उसका फायदा कब होगा? जब हम लोग रिवीजन लेंगे सीईटी का। 12th के बाद जब हम लोग रिवीजन लेंगे सीईटी का, तब आप लोगों को एटलीस्ट 50% 11th याद होगा, क्योंकि लॉजिकली एंड थरली आपका विद एमसीक्यू आपका 11th हुआ है। तो वो एक साल बाद भी आपको याद रहेगा। तो जब रिवीजन लेंगे तो हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस 11th के ऊपर देना नहीं पड़ेगा। 50% याद है, 50% ही 11th करना पड़ेगा आप लोगों को। सो बेसिकली इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस पैटर्न से जा रहे हैं कि एमसीक्यू डिस्कशन हर एक लेसन के बाद उसका तुरंत हम लोग कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको 12th के ड्यूरिंग भी 11th का कुछ ना कुछ याद रखने में मदद करेगा। क्या? ये एमसीक्यू डिस्कशन, आपके टॉपिक ज्यादा क्लियर होंगे। तो ये याद रखना है कि जब भी प्रिपरेशन करो, सीईटी कर रहे हो, जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, इट डजंट मैटर्स, आप जो कर रहे हो थरली करो, शांति से करो। कंसेप्ट तुरंत नहीं समझ में आया ना, वहीं के वही क्या करो, टीचर को पूछो, खुद बुक ढूंढो वगैरह वगैरह। मैं कौन सा बुक जनरली रेफर करता हूं आपको दिखाता हूं। दिख रहा है कुछ दिख रहा है क्या गाइस? कुछ दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो अपने नोट्स भी ऐसे ही बहुत सारे बुक से बने हुए हैं, लेकिन इस पे क्या लिखा है? JEE Advance. तो ऐसे सारे बुक में से हम लोगों के कंसेप्ट हो रहे हैं। सो डोंट वरी, आपका इसमें एनसीईआरटी भी हो रहा है, आपका स्टेट बोर्ड भी हो रहा है, एंड आपका क्या हो रहा है, आपका जेईई एंड नीट का भी पढ़ाई हो रहा है। सो डोंट पैनिक, सिर्फ शांति से करो। आप लोग क्या करो, बुक लेने के लिए
इतनी जल्दी मत करो। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। और जैसे ये लेसन खत्म होता है फिर क्या करो, इसकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर बुक ले सकते हो। यस और नो? अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स। कौन सी बुक्स होते हैं? ये कौन सा है, दिख रहा है? ये कौन सा है? विच बुक इट इज? है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे बहुत सारी बुक्स है। रेफरेंसेस भी यू कैन यूज। ये क्या है? एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रेफरेंसेस भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। एज फार एज योर लेवल इज कंसर्न, यू आर बिगिनर ना, तो बीइंग अ बिगिनर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही पढ़ो, शांति से पढ़ो, रोज एक टॉपिक करो, उसका होमवर्क वगैरह जो है तुरंत कर लो, पढ़ लो, फिर बाकी अपने काम करो। जब भी टाइम मिले, आधा घंटा भी टाइम मिला रोज, याद आ गया अरे यार बोर हो रहा हूँ, बहुत गेम खेल लिया, बहुत टीवीज कार्टून सीरीज देख ली। श्रेयस, श्रेयस है क्या उपाध्याय? श्रेयस आर यू देयर? श्रेयस, अरे पूछो रे, श्रेयस है क्या? श्रेयस आर यू देयर? किधर गया ये? है कि नहीं है? श्रेयस है ना? आवाज क्यों नहीं दे रहा है? श्रेयस, दूसरा श्रेयस, उसको फोन कर रहे, एक आवाज ही नहीं देता है। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिले, आधे घंटे में दिमाग में आ गया चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे, कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन ले लो। इतनी सारी शीट्स मैंने दे दी है, जो भी आपने टॉपिक हुए हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व करने का ट्राई करो। सॉल्व हो नहीं रहे के हो रहे हैं देख लो, अगर हो रहे हैं बहुत सारे सॉल्व करेक्ट आ रहे हैं, समझ लेना है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 करने से ही होगा, एक बार सभी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रोज करो, हो जाएगा। ठीक है, सो शैल आई स्टार्ट? Shall I start today's topic? कौन सा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो किस पे बेस है? Therefore, after knowing the concept and law of conservation of mass, क्या? Balancing on which balancing of chemical equation is based, जिस पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस है। नाउ वी कैन डू बैलेंसिंग, we can do balancing of chemical equation। हम लोग केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अब जो भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग हम लोग आज करेंगे वो ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर बेस होगा। मतलब क्या? इधर कितने कोएफिशिएंट है पर्टिकुलर एलिमेंट के, उधर भी पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही कोएफिशिएंट होने चाहिए, इतने इधर लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि रिएक्टेंट साइड को जितने एटम्स है पर्टिकुलर एलिमेंट के उतने ही राइट हैंड साइड को होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड को किसी एलिमेंट के 4 है एटम्स, राइट हैंड साइड को 2 ही दिख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड को 2 ऐड करो, 2 बढ़ाओ, ऐसा। तो राइट हैंड साइड को 2 बढ़ाने से अगर बाकी के कोई आइटम्स चेंज हो गए तो लेफ्ट को वापस बढ़ाओ उतने, ऐसा। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, सो दैट फाइनली क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हर एक एलिमेंट के जितने आइटम्स है उतने ही राइट हैंड साइड को हो जाए, और जितने आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड को है पर्टिकुलर एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के उतने ही राइट हैंड साइड को आ गए, तो मासेस भी इक्वल हो जाएंगे ना। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आया जो भी मैं Yes, sir. अभी बोला? Yes, हम sir. लोगों को बैलेंसिंग ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे करते वक्त क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हर एक एलिमेंट के जितने आइटम्स है उतने ही किधर चाहिए, राइट हैंड साइड को। अगर
हर एक एलिमेंट के एटम लेफ्ट हैंड साइड को जितने हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड को जितने हैं, उतने ही प्रोडक्ट साइड को आ गए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को उन एटम्स का मिलके जितना मास था उतना ही राइट हैंड साइड को उनका मास, यानी कि रिएक्टेंट में उन एलिमेंट्स के एटम का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट में है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाता है, वैलिड हो जाता है, तब जाके रिएक्शन बैलेंस है, ऐसा कहेंगे। सो रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे बैलेंस कर रहे हो तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस करो, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव हो जाएगा उस रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? Yes, sir. तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या एनी, ऐसा लिखता हूं, एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज, क्या? कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो उसमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element, same number of atoms of each element on both sides, on both sides of equation। समझ में आ गया? इसी को हिंदी में चाहिए तो लिख के देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, अब ये अकॉर्डिंग लिखना ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग के लिए हिंदी में एक वर्ड है मुताबिक, लेकिन आपको मुताबिक का मीनिंग पता ना हो तो लोचा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अकॉर्डिंग के लिए अकॉर्डिंग ही यूज करता हूं। चलेगा? पूरा के पूरा हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा तो बाउंसर जाएगा, हाँ, तो बाउंसर जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग को अकॉर्डिंग ही रखता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का भी मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही रखता हूं, बाकी चीजें हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? हर एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स, दाई बाई नहीं लिखूंगा, बहुत सारे लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होगा। दाहिना साइड बाया साइड कहा तो दाहिना मतलब लेफ्ट या राइट, ये भी समझ में नहीं आता होगा। किसको पता है दाहिना मतलब क्या? दाहिना बाया किसको पता है रे? लेफ्ट राइट हिंदी में किसको पता है पता? लेफ्ट राइट है पता? कुछ भी नहीं पता। दाहिना मतलब क्या रे? दाहिना लेफ्ट या राइट? Left, Left. right, Right. Right. ये हो गया Right. प्रॉब्लम। तो इसीलिए Right. पूरा पूरा मैं क्या नहीं करूंगा, ट्रांसलेट नहीं करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखूंगा, ठीक है? तो हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस तो समझ में आया ना? एलएचएस ये तो समझ में आएगा ना? yes sir, जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड को है उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के
कहाँ पे होते हैं? RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड को होते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को? हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड को यानी कि लेफ्ट साइड को होंगे, उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड को होंगे। ऐसे इक्वेशन को ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, या क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? समझ में आ गया? यस सर। इसी इसी पैराग्राफ का मीनिंग है ना, इसी इसी पैराग्राफ का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिया हिंदी में। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये? गाइस आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं। अगर अगर उन्होंने कहा कि इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन हर एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को है, उतने एटम्स हर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड को नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो मास इक्वलाइज होगा क्या? तो मास इक्वलाइज होगा क्या? No, sir. सपोज सपोज कार्बन की उन्होंने कहा इक्वेशन में दिखाया कि कार्बन के 4 आइटम्स है लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन प्रोडक्ट में यानी कि राइट हैंड साइड को कार्बन के 10 आइटम हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड को 4 आइटम्स है, राइट हैंड साइड को 10 आइटम है, मास इक्वल होगा क्या? No, sir. No, sir. तो नो सर। जब नंबर ऑफ आइटम्स हर एक एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड को जितने हैं, उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स हर एक एलिमेंट के अगर प्रोडक्ट साइड को यानी कि राइट हैंड साइड को हो, तब जाके ही मास बैलेंस होगा एंड तब जाके ही रिएक्शन बैलेंस होगी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, चलो फटाफट। करो स्क्रीनशॉट, चलो। हो गया सर। सबका हो गया? अरे हुआ क्या? Yes, sir. सच में? तो अब ये अगर हुआ होगा तो ये मैं रब कर दूंगा और आपको एक ही चीज बताता हूं। क्या? वो जरा ध्यान दो, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। 4 जो स्टेप्स है, 4 ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे रिएक्शन बैलेंस करने की 4 जो स्टेप्स है वो कल देखेंगे, ठीक है? तो जरा देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। फॉर एनी reaction, if number of atoms of each element at left hand side यानी कि reactant side and number of atoms of each element at right hand side यानी कि product side are equal। अगर इक्वल हो then and then only mass is conserved, यानी कि मास कॉन्जर्व होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का टोटल मास इक्वल हो जाता है। एंड then only reaction is said to be balanced। समझ में आया? तो यहाँ पे उसका मीनिंग लिख के देता हूं। किसी भी रिएक्शन में अगर LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड को
या रिएक्टेंट साइड की तरफ जितने एटम्स हरेक जितने एटम्स हरेक एलिमेंट के हैं, जितने एटम्स हरेक एलिमेंट के हैं किधर रिएक्टेंट साइड को, उतने ही एटम्स हरेक एलिमेंट के राइट हैंड साइड यानी के प्रोडक्ट साइड की तरफ हो तो ही मास ऑफ रिएक्टेंट, तो ही टोटल लिखता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा एंड तो ही रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। समझ में आ गया जो लिखा मैंने, इसी का मीनिंग यहाँ पे लिखा है मैंने। यस सर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? हर एक एलिमेंट के जितने एटम राइट हैंड साइड को है उतने ही अगर हर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड को है तो ही टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होगा और तो ही वो रिएक्शन बैलेंस है, ऐसा कहा जा सकता है। यस और नो? समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आया? शामवी, आर यू गेटिंग मी? शामवी समझ में आ रहा है सच में? यस और नो शामवी? यस सर। साक्षी समझ में आ रहा है? दिशा, शिवतेज, यस सर। करण, तनय? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो लिखा है मैंने इसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल आने चाहिए, लेकिन ये इक्वल आने के लिए हर एक एलिमेंट के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लो। यस और नो? किनको? एटम्स के, हर एक एलिमेंट के एटम के नंबर को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेम बना लो, तब जाके आपकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। समझ में आया गाइस? आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आया? यस सर। इसीलिए इस डिस्कशन के बेसिस पे मैं आपको क्या बताऊंगा, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे तब क्या करना पड़ेगा? मास इक्वलाइज करना पड़ेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, मतलब नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के लेफ्ट को जितने हैं उतने ही राइट को लाने पड़ेंगे, यानी कि दोनों साइड को हर एक एलिमेंट के एटम्स के नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा। एटम्स बैलेंस करो, अपने आप मास बैलेंस हो जाएगा और रिएक्शन भी बैलेंस बन जाएगी। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यही हम लोगों को करना है। कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ता है ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे, ये मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ स्टेप वाइज आपको सिखाना है एक एग्जांपल लेके। ठीक है? तो ये कल कर लेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस। ये नोट्स बनाते रहो, ये होने के बाद हम लोग इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, तो आप लोग कुछ शीट में से रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड मोल कांसेप्ट के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकोगे। ठीक है? चलो बाय गाइस, विल मीट टुमारो। थैंक यू सर। बाय सर। यस, बाय एवरीवन, बाय।